चलिए बाजार पर नजर डालिए। अगर आप देखें तो आज काफी वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला। एक बार हरे निशान में भी पहुंचा बाजार, लेकिन आप देखिए सेकंड हाफ में फिर दबाव देखा गया। निफ्टी 8000 के नीचे जाकर बंद हुआ है। मिड कैप में ज्यादा दबाव देखने को मिला। बैंकिंग शेयर प्रेशर में थे। एक फार्माई इंडेक्स ऐसा था जो अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहा था। अगर आप देखें आईसीआईसीआई बैंक से प्रेशर आया, रिलायंस जैसे दिग्गजों ने प्रेशर बनाया। इन्फोसिस में भी आज का दिन काफी निराशाजनक रहा, करीब 1.5% नीचे जाकर ये स्टॉक में क्लोजिंग दिए। हैवी वेट्स में प्रेशर था। ओएनजीसी देखिए, भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी, कुछ और हैवी वेट्स हैं निफ्टी को जो नीचे की तरफ आज खींच रहे थे। लेकिन आप देखिए ल्यूपिन, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज में एक अच्छी रैली देखने को मिली। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में आज का दिन काफी अच्छा था। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी आप देखिए 2-2.5% मजबूती के साथ बंद हुए। लेकिन एफआईआईज ने आज फिर बिकवाली करी है कैश मार्केट में 551 करोड़ रुपीस के आसपास की, और डीआईआईज ने आप देखिए खरीदारी करी है 478 करोड़ की। भारतीय बाजार जब बंद हो रहे थे तब हमने देखा था डाउ फ्यूचर्स करीब 150 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा था, और अभी भी अगर आप देखिए डाउ जो खुला है करीब 80-90 पॉइंट नीचे, और अभी भी देखिए 125 पॉइंट की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। यहाँ पर आधे % से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप कच्चे तेल का हाल देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर भी प्रेशर है। करीब 2-2.25% की गिरावट। ब्रेंट क्रूड अभी भी $49 के नीचे, एमएक्स क्रूड $45 के नीचे ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं 2% के आसपास की कमजोरी देखने को मिल रही है। लेकिन आज बाजार बंद होने के बाद काफी सारे इकोनॉमी के हिसाब से इंपॉर्टेंट डेटा आए। जहां ये डेटा बाजार को शायद पसंद नहीं आएंगे। इस डेटा पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ सीएनबीसी आवाज के बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या जुड़ चुके हैं। प्रदीप, सबसे पहले जीडीपी के डेटा ने निराश किया, कोर सेक्टर का डेटा भी अच्छा नहीं आया। आप बताइए कैसा रहा ये डेटा? सबसे पहले बात करें अगर जीडीपी की, 7.5 के मुकाबले 7% पे आया है। लेकिन वहीं आजकल लोग जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड देखते हैं, वो 6.8 की उम्मीद थी, 7.1 आया, तो वो तो अच्छा है। थोड़ी कंफ्यूजन है जीडीपी के आंकड़ों को लेकर। एक तो देखिए 7% का आंकड़ा रिकंसाइल ही नहीं होता, क्योंकि इसके पहले जब 7% हमने कंटिन्यूअस देखा था 90 के दशक में, उस समय कॉर्पोरेट अर्निंग्स 15% से बढ़ती थी। आज की तारीख में 7% की जीडीपी ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कंपनियों का मुनाफा अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी की सारी कंपनियों को देखें तो बढ़ने की जगह आपको घटता हुआ नजर आता है। इसलिए वो तो सवाल अपनी जगह पे है। लेकिन अब एक मुद्दा ये भी है कि जीडीपी देखें या जीवीए देखें। जहां तक फिस्कल डेफिसिट का सवाल है, वो आंकड़ा इनफैक्ट थोड़ा सा ऐसा लगता है कि डेफिसिट ज्यादा है, लेकिन जो डेफिसिट ज्यादा है वो जानबूझ के किया गया है, क्योंकि सरकार को इस बात का अंदाजा है कि उन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना है। और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है वो अब देख रहे हैं रोड कंपनियों को प्रोजेक्ट्स मिलते हुए, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ऑर्डर निकलते हुए, तो ये ओवरऑल एक तरीके से अच्छा है। असम्पशन ये है कि सेकेंड हाफ में इसका थोड़ा स्पिल ओवर इम्पैक्ट होगा, यानी सरकार ने आज खर्च किया तो जिस कंपनी को वो इनकम मिली वो सेकेंड हाफ में करेंगे। तीसरा आंकड़ा जो कोर सेक्टर का है वो अगर आप देखें तो जरूर चिंता में डालने वाला है, क्योंकि ज्यादातर कोर इंडस्ट्रीज में एक स्लोडाउन देखने को मिल रहा है, जिसका इम्पैक्ट हम आगे आईआईपी पर भी आते हुए देखेंगे, और उस लिहाज से जो आईआईपी का आंकड़ा आएगा वो कमजोर आएगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये जो मैक्रो आंकड़े आज के दिन निकल कर आए हैं थोड़े कंफ्यूज करने वाले और थोड़ी चिंता बढ़ाने वाले ही लगते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बैंकों की लिस्ट में आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई को भी शामिल किया गया है। प्रदीप, इसका मतलब क्या समझना चाहिए? डीएसआईबी का मतलब है डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक, यानी ऐसे बैंक जो अगर कल बैठ जाए, फेल हो जाए, तो उसकी वजह से पूरी इकोनॉमी फेल हो सकती है। आरबीआई ने ये प्रक्रिया शुरू की थी 2008 में, जब अमेरिका में क्राइसिस हुआ उसके बाद, क्योंकि वहां पे जो कहा गया कि टू बिग टू फेल, कुछ बैंक इतने बड़े हैं कि वो उनको फेल होने दिया ही नहीं जा सकता। इसको ध्यान में रखते हुए ये प्रक्रिया शुरू की गई थी, और जो 2 बैंक चुने गए हैं आईसीआईसीआई और एसबीआई। अब आरबीआई ने जो सिस्टम बनाया है वो ऐसा है कि किसी भी बैंक के टोटल एसेट्स और जीडीपी का अनुपात देख करके उस बैंक के ऊपर वो एसआईबी है या नहीं है तय किया जाता है, और वहां भी 5 बकेट हैं। तो आईसीआईसीआई को फर्स्ट बकेट में रखा गया है और एसबीआई को थर्ड में। तो जो पहली बकेट में है उस बैंक को 0.2% एक्स्ट्रा इक्विटी कैपिटल की जरूरत होगी, यानी अगर 1 लाख करोड़ रुपए की उनकी बुक है
तो उनको अपनी इक्विटी कैपिटल 200 करोड़ रुपए से बढ़ानी होगी। अगर अभी उनको 7% रखना पड़ता है तो 7.2 हो जाएगा। SBI के लिए 0.6% बढ़ेगा, यानी 7 है तो 7.6 हो जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा कैपिटल रखने की जरूरत पड़ेगी, इसका असर क्या होगा बैंक्स पे? अगर आप ये देखें तो जब बैंक की इक्विटी बढ़ती है तो उसकी ROE कम हो जाती है, यानी अगर मुनाफा उतना ही हो, कैपिटल बढ़ गई तो रिटर्न ऑन इक्विटी कम हो जाएगी, EPS कम हो जाएगी। तो इन सारे पैमाने पे वो स्टॉक थोड़ा सा महंगा दिखने लगेगा, तो थोड़ा करेक्शन ऐसी स्थिति में आ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके लिए समय दिया गया है। 2016 से इसकी शुरुआत होगी, लेकिन फाइनल इम्पैक्ट 2019 तक आएगा। धीरे धीरे 3 चरणों में बैंक इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उस हिसाब से शायद इमीडिएट बहुत बड़ा असर, बहुत बड़ा झटका ना लगे। बिल्कुल, शुक्रिया प्रदीप। और SBI की तरफ से जो बयान आया है वो ये है कि अभी मौजूदा स्थिति में 7% की जो मांग है उसके सामने 9.62% वो रख रहे हैं, तो कोई ऐसी घबराहट की बात नहीं है। ICICI बैंक भी कहता हुआ कि वो दरअसल जरूरत से ज्यादा कैपिटल अभी भी मेंटेन कर रहे थे। तो ये जो बाजार को थोड़ी सी घबराहट थी वो शायद इन बयानों के बाद आके सॉफ्ट होती हुई नजर आएगी। चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं इसे। एंजल ब्रोकिंग के मेरुएश जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरुएश, सबसे पहले इन दोनों बैंक्स पर ही आपसे राय लेना चाहूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी काफी अहम होता है। ये बताइए, चिंता की बात है या फिर ये अच्छी खबर है? दरअसल इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि 5-6 बैंकों की बात हो रही थी, बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम नहीं है, HDFC बैंक का नाम भी इसमें नहीं है, केवल 2 ही बैंकों का है। आप कैसे देख रहे हैं इसे? इवनिंग हेमंत जी, आई थिंक दोनों बैंकों के लिए, स्टेट बैंक और ICICI के लिए आई थिंक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी, क्योंकि आई थिंक इंक्लूडेड टू इन बीइंग नॉट टू बिग, इनफैक्ट बिग बैंक्स टू बिग टू फेल काइंड ऑफ अ थिंग, आई थिंक एक इम्प्रूव करता है इनकी सिचुएशन। हालांकि आई थिंक प्रदीप जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अगर आप इक्विटी रेज करते हैं तो टू दैट एक्सटेंट आपके रिटर्न रेशियोज को इम्पैक्ट आता है, ROEs पे इम्पैक्ट आता है, एंड दैट डेफिनेटली हैज अ बेयरिंग इन टर्म्स ऑफ द अल्टीमेट प्रॉफिटेबिलिटी एंड EPS। हालांकि आई थिंक एक टाइम पीरियड दिया गया, इसलिए आई थिंक मैं कोई चिंता की बात देखता नहीं हूँ। आई थिंक बोथ दीज बैंक्स आर एक्सट्रीमली वेल कैपिटलाइज्ड, बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है, कैपिटल एडिक्वेसी काफी स्ट्रांग है। तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव मूव इन माय ओपिनियन। आई थिंक जो RBI ने किया है, एंड आई थिंक ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दीज बैंक्स विल प्रूव देमसेल्व्स टू बी वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स इन इंडिया। इसके अलावा जो आज मैक्रो इकोनॉमिक डेटा आया है बाजार बंद होने के बाद, चाहे वो जो GDP का आंकड़ा हो 7% का, या फिर कोर सेक्टर का नंबर हो 1.1% का, या फिस्कल डेफिसिट का नंबर, आप इन्हें कैसे पढ़ रहे हैं और इससे कल भारतीय बाजारों पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? तो यस, आई थिंक डिसअपॉइंटिंग थे नंबर्स, स्पेसिफिकली कोर सेक्टर की हम बात करें तो, बिकॉज द काइंड ऑफ नंबर दैट केम थ्रू बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इसका मतलब यही होता है कि जो IIP के आंकड़े आएंगे, इवन दोज नंबर्स विल बी वेरी सॉफ्ट। इसका मतलब यही होता है कि कंसिस्टेंसी जो हम IIP नंबर्स में देखना चाहते हैं, जो एक ग्रोथ देखना चाहते हैं, जो केपेक्स और इन्वेस्टमेंट साइकिल की एक रिवाइवल की बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट प्रॉब्ली टेकिंग शेप। जहां तक आई थिंक फिस्कल डेफिसिट का सवाल आया, गवर्नमेंट ने मेरे हिसाब से आई थिंक फ्रंट लोड किया है काफी हद तक एक्सपेंडिचर, एंड दैट विल स्टार्ट शोइंग रिजल्ट्स प्रॉब्ली इन अ क्वार्टर और 2। तो मेरे हिसाब से I think it's a positive move that the government has done. We probably need to give time for results to start yielding through. और जहाँ तक I think core GDP का आंकड़ा है, I think again I'll totally agree with प्रदीप जी। I think जो initial series के जो GDP के आंकड़े थे, they were based on certain presumptions. We are not growing at that pace and still these numbers are coming through. इसलिए I think ये series को थोड़े लंबे समय तक ट्रैक करना पड़ेगा to understand the authenticity and probably I think the outcome of how this series is panning out. बिल्कुल, चलिए लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अगस्त महीने के ऑटो सेल्स के नंबर जो कल आएंगे वो किस तरह के आ सकते हैं। साथ ही ये भी आपको बताएंगे कल आपको निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, और मयूरेश का वैल्यू पिक भी जानेंगे। ये सब ब्रेक के उस पार। स्टॉक टॉक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल अगस्त की ऑटो बिक्री के नंबर्स भी आने वाले हैं, क्या है एक्सपेक्टेशंस? चलिए सीधे चलते हैं रिसर्च एनालिस्ट सोनम मेहता के पास, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनम बताइए, नंबर्स अच्छे आ सकते हैं क्या? पिछले महीने की तरह ही अगस्त महीने के बिक्री के आंकड़े बेहद ही मजबूत रहेंगे, जहाँ पे सपोर्ट फिर से MHCV सेगमेंट से आता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे एक प्री बाइंग आती हुई दिखाई दी है। साथ ही पैसेंजर व्हीकल्स के खेल में नए लॉन्चेस के कारण मारुति, होंडा, हुंडई जैसे कंपनीज को काफी मदद मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन टू व्हीलर के फ्रंट पे एक डिसअपॉइंटमेंट की उम्मीद रखी जा रही है, जहाँ पे वॉल्यूम्स में गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि रूरल मार्केट की हालत अभी बेहद ही कमजोर है। साथ ही मानसून में एक रिवाइवल नहीं दिखाई दिया है, और इसी के कारण ट्रैक्टर के वॉल्यूम्स में भी गिरावट आती हुई दिखाई दे सकती है।
कंपनी स्पेसिफिक की बात करें तो मारुति का परफॉर्मेंस मजबूत रहेगा, नए लॉन्चेस से सपोर्ट मिलेगा। सिया, सेलेरियो, ऑल्टो को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है और इसी के कारण कुल बिक्री में 9% की बढ़ोतरी की उम्मीद रखी जा रही है। लेकिन हाँ, एक्सपोर्ट्स के फ्रंट पर थोड़ी सी निराशा आती दिख सकती है। अशोक लेलैंड फिर से आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, जहां पे एमएचसीवी वॉल्यूम्स बेहद ही मजबूत दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के कुल बिक्री में 35% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। बजाज ऑटो का परफॉर्मेंस बेहद ही फ्लैट रहेगा, जहां पे 3 व्हीलर्स की बिक्री अब भी थोड़ी सी कमजोर है और यही से दबाव बनेगा। 3 से 3.5 लाख यूनिट्स के कुल बिक्री की आंकड़े दिखाई दे सकते हैं। महिंद्रा के केस में ओवरऑल वॉल्यूम्स बेहद ही फ्लैटिश दिखाई देगा, जहां पे ट्रैक्टर के वॉल्यूम्स में गिरावट आएगी, 10% की गिरावट की उम्मीद रखी जा रही है। वही ऑटो परफॉर्मेंस बेहद ही फ्लैट रहेगा, 0.5% की बढ़ोतरी की उम्मीद रखी जा रही है। मतलब कुल बिक्री में लगभग 3% की गिरावट देखने को मिल सकती है महिंद्रा एंड महिंद्रा के केस में। वही टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस बेहद ही फ्लैट रहेगा, 41,000 यूनिट्स की बिक्री की उम्मीद रखी जा रही है, जहां पे पैसेंजर व्हीकल्स का परफॉर्मेंस अब भी थोड़ा सा कमजोर है टाटा मोटर्स के लिए। लेकिन हाँ, मदद यहाँ कंपनीज को जरूर मिल रही है एमएचसीवी सेगमेंट से। ऑलराइट, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और कल आपको निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, चलिए इस पर हमने राय ली अपने 3 टेक्निकल एक्सपर्ट से और आपको बताते हैं कि 3 में से 2 एक्सपर्ट दरअसल बुलिश हैं। सेमीभौमिक.com की सेमी भौमिक को लगता है कि 8050 तक जा सकता है। निफ्टी 7950 का एक स्टॉप लॉस रखकर यहाँ पर तेजी करनी चाहिए। मैक्स ग्रोथ कैपिटल के आशुतोष शर्मा का भी मानना है कि आपको 8050 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। दोनों के लेवल्स सेम ही है। आप देखिए, स्टॉप लॉस ये सुझा रहे हैं आपको 7930 का है। और पुनीत पुनांजा पोर्टफोलियो के इनको लगता है कि बिकवाली कर चलना चाहिए। 8050 तक का एक स्टॉप लॉस रखिए और 7900 का एक टारगेट वो देख रहे हैं और इसके नीचे 7880 तक जा सकता है निफ्टी। चलिए, ये तो बात हुई निफ्टी की, लेकिन कौन सा वो स्टॉक है जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए लॉन्ग टर्म में, जो शेयर आपको पैसा बना कर दे सकता है। चलिए जानते हैं आज का वैल्यू पिक। नरेश, कौन सा स्टॉक है जिस पर आप बुलिश हैं? हेमंत जी, जो स्टॉक मैंने चूज किया उसका नाम है ट्री हाउस एजुकेशन। अगर आप इसका बिजनेस मॉडल देखें तो प्री स्कूल्स में काफ़ी प्रीडोमिनेंट स्टेक है इनका। 612 स्कूल्स ऑपरेट करते हैं, जिसमें इनके सेल्फ ऑपरेटेड स्कूल्स आर क्लोज टू 505 और बाकी फ्रेंचाइजी मॉडल थ्रू होते हैं। रेस्ट ऑफ द बिजनेस इज थ्रू द K12 मैनेजमेंट कंसल्टेंसी बिजनेस, जहाँ पे इनके 5 सेल्फ ऑपरेटेड सेंटर्स हैं। दे प्रोवाइड मैनेजमेंट सर्विस टू 19 अदर स्कूल्स। तो मुझे लगता है इफ यू लुक एट द एंटायर बिजनेस मॉडल और जो 100 करोड़ का केपेक्स कर रहे हैं ओवर द नेक्स्ट 2 years, specifically leaving a focus in Delhi, I think it's going to be a very very strong franchise that they are building across the country. Last quarter के नतीजे में हमने देखा है कि 35 प्री स्कूल्स इन्होंने ऐड किए थे और इनकी उम्मीद यही है to add 150 schools every year. Taking that into cognizance, मुझे लगता है I think टॉप लाइन की जो ग्रोथ आ सकती है वो काफ़ी stupendous हो सकती है। We are expecting it to grow by 25% on a CAGR basis over the next 2 years, close to 324 odd crores. जहाँ तक EBITDA का सवाल है और EBITDA margins का सवाल है, हमें लगता है I think with their expansion into tier 2, tier 3 cities, इसकी रेंटल्स बहुत लेस एक्सपेंसिव होती हैं। एंड टेकिंग दैट इनटू अकाउंट, आई थिंक एक बहुत एसेट लाइट मॉडल होता है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग कॉस्ट्स आर गॉट अंडर कंट्रोल। तो मुझे लगता है आई थिंक जो EBITDA में ग्रोथ आएगी फॉर ट्री हाउस, दैट कैन बी एज गुड एज द टॉप लाइन। सो 24.5% की हम उम्मीद कर रहे हैं टू 185 crores। आई थिंक देयर विल बी लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्रेशन, क्योंकि जैसे एक्सपांड करेंगे, जैसे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस में उनकी एक बढ़ोतरी होगी। टेकिंग दैट इनटू अकाउंट, आई थिंक द EBITDA ग्रोथ इन एब्सोल्यूट टर्म्स विल बी अ लिटिल बिट लेसर। However, I think bottom line पे अगर हम बात करें तो आई थिंक जो QIP इन्होंने रेज किया था 200 crores का, विच वॉज फुली सब्सक्राइब, और जो नॉन कोर एसेट्स है इंक्लूडिंग मोनेटाइजेशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स ये कर रहे हैं, दैट विल रिड्यूस डेट एंड गेट द इंटरेस्ट कंपोनेंट डाउन, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ कैन बी इन एक्सेस ऑफ 22%, क्लोज टू 92 odd crores। इसका पूरा इम्पैक्ट यही होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, अर्निंग्स इंप्रूव होंगे एंड ROEs विल इंप्रूव फ्रॉम 9.3 to 11.5% ओवर द नेक्स्ट 2 years, और ROCE में एक 12% से लेकर 17% में ग्रोथ देखने की उम्मीद है। Therefore, I think we are recommending Treehouse Education from a year's perspective, target 460, जिसका मतलब 21 times पे ट्रेड करेगा FY17 एस्टिमेट्स पे। ऑलराइट, चलिए, तो ट्री हाउस एजुकेशन ये वो स्टॉक है जो जिस पर बुलिश है हमारे एक्सपर्ट। आपको 460 तक के लेवल्स एक साल में देखने को मिल सकते हैं। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक टॉक। मयूरेश हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और कुछ दर्शक हैं जो हमें फोन कर रहे हैं। सीधे चलते हैं उन्हीं के पास।
हमारे साथ फोन लाइन पर नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, मध्य प्रदेश में कहाँ से फोन किया है आपने? जी, मंदसौर से। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी, मैंने 100 शेयर चिन्ह पेट्रोलियम के एट द रेट ऑफ 80 रुपए में लिए हुए। वाह, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्या शानदार मुनाफा हो रहा है आपको। बताइए क्या जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट्स? मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ, तो क्या अभी भी इसको रखना सेफ है? एक ड्रीम रैली के बाद महेश अभी भी जानना चाहते हैं क्या यहाँ से और रिटर्न मिल सकता है? क्या राय रखते हैं आप इस पे? So clearly, I think numbers हेमंत जी काफी स्टुपेंडस थे। अगर हम GRM से बात करें तो 10.08 versus 1.88, and again I think the profitability numbers were way beyond what the street was expecting. एक caveat यही बात का है कि I think अगर सिंगापुर GRMs क्रैक होते हैं तो whether these GRMs can sustain, दूसरी बात capex plans कंपनी के जैसे हैं, that can take a toll on the return ratios. तो मुझे लगता है in terms of risk reward शायद एक 15-20% में एक अपसाइड रिस्क हो सकती है, रिटर्न हो सकता है, but again I think he'll have to give time for that क्योंकि largely factored in हो गया है। तो if he is having the time period to wait, he can hold on to the stock purely because his purchase price is very very low. ऑलराइट, चलिए वक्त है आपसे विदा लेने का। महेश, जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स आज के लिए? हेमंत जी, जो भी स्टॉक्स की हमने चर्चा की मेरी पर्सनल होल्डिंग तो है नहीं, लेकिन ये सारे स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किए हैं। शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, CNBC आवाज पर आने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल। थैंक यू सो मच। स्टॉक टॉक में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। स्टॉक टॉक देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।